नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8 अभिसामाजिक विज्ञान में किस प्रकार का पेपर होगा उस पे बात करने वाले। अपना समय होगा वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा। पूर्णांक अपना 80 होगा। कुछ आपके लिए सामान्य निर्देश होंगे। परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पे नामांक यानी रोल नंबर अवश्य लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के साथ उत्तर में दिए गए रिक्त स्थान पर ही लिखना है। प्रश्न संख्या 19 में मानचित्र होगा, राजस्थान का मानचित्र। प्रश्न संख्या 20, 21, 22 और 23 में आंतरिक विकल्प होंगे। आंतरिक विकल्प पे हम बाद में बात करेंगे क्या होता है। अब आपके सामने इस प्रकार का पेपर होगा। खंड ए होगा और खंड ए में आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इस प्रकार के प्रश्न होंगे आपके सामने, जिसको हम देखें। और ये प्रश्न होंगे 6। आपके सामने 6 प्रश्न इस प्रकार के होंगे, अवय सद वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं इनको। खंड ब होगा और इसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में एक एक मार्क्स के होंगे। 4 मार्क्स का होगा ये प्रश्न, मिलान वाला। तो इसको आप देख सकते हैं। फिर आपके सामने रिक्त स्थान के प्रश्न होंगे और रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के होंगे। टोटल 10 नंबर का होगा ये रिक्त स्थान वाले। खंड स होगा और खंड स में आपके सामने लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। 3 मार्क्स का एक प्रश्न होगा। तो इस तरीके से इनका उत्तर ब्रिटिश भारत में कितनी प्रेसिडेंसी थी उनके नाम बताने, घुमंतू और झूमकर्षी की क्या विशेषता है। ये जो रिक्त स्थान है यहीं पे आपको उत्तर लिखना है। इसी प्रकार का आपको एक प्रश्न पत्र मिलेगा, उसी पे आपको उत्तर लिखना है। प्राच्यवादी किसे कहते हैं? भारत के बाजारों में ब्रिटेन में बने सूती कपड़े आने का क्या प्रभाव पड़ा? नाना साहब की किस मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? तो लगभग आपके पढ़े हुए हैं। फिर हम हल करेंगे बस अभी इसको। बंगाल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी? कोई 2 कारण बताने हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और अपरंपरागत स्रोत होते हैं। इनमें से परंपरागत स्रोतों का पूछा है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। वाणिज्य कृषि के प्रकार बताने, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में बताना है आपको। राजस्थान में जन आधार योजना 2019 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आधार बने हुए हैं सबके, तो उसको आधार को जन आधार से जोड़ा गया है। तो जन आधार योजना क्या है उस पर बताना है। राजस्थान में विद्यमान लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं बतानी है। लघु यानी छोटा, कुटीर और लघु उद्योग छोटे उद्योग होते हैं। यानी लोग ग्रामीण क्षेत्र में अपने स्तर पे ही छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं, उनको कहते हैं लघु और कुटीर उद्योग। उदयपुर चित्र शैली की विशेषता बतानी है। लिंगानुपात से हमें समाज की स्थिति का किस प्रकार पता चलता है। भारतीय राज्य धार्मिक वर्चस्व को रोकने में हस्तक्षेप की नीति भी अपनाता है, ये भी समझाना है। आजकल धर्म का मामला बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, आप उसको भी नोट कर रहे होंगे। सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका की व्यवस्था की तो किस उद्देश्य से की गई थी? जनहित याचिका होती क्या है? शोषण से मुक्ति के अधिकार का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में किन अधिकारों का जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? संसद पर नियंत्रण के लिए नागरिकों की क्या भूमिका है? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ये आपका मानचित्र, जिसमें चित्तौड़, बूंदी, नागौर को भरना है। और ये 1857 की क्रांति से संबंधित है, उसकी असफलता और परिणाम से। डी बसु दिशा निर्देश, आपराधिक न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश की क्या भूमिका है? और अपक्षय किसे कहते हैं? भूमि संरक्षण की आवश्यकता बतानी है। मर्दा से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि के उपयोग को स्पष्ट कीजिए। स्वदेशी आंदोलन और उसके उद्देश्य, और फिर आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा और इसके प्रमुख नेता। से अपने 23 प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों के लिए आपको ये जगह दी हुई होगी। आप इन 23 में से कितने मार्क्स लाते हैं वो भी मेरे साथ साथ आपको अपना मूल्यांकन करना है। तो अब हम यही करेंगे, इसको सोल्व करेंगे पेपर को। अब हम पेपर को सोल्व कर लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। भारत में छपाई तकनीक फैलने लगी थी कब? 19वीं सदी के मध्य तक। क्योंकि अब हमारे पास समय कम है तो हम सिर्फ उत्तर की बात करेंगे। 19वीं सदी के मध्य में भारत में छपाई की तकनीक फैलने लग गई थी। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की थी? तो वो राज्य था भरतपुर।
विश्व की 90% जनसंख्या लगभग कितने भूपृष्ठ पर निवास करती है? तो ये लगभग 30% भूपृष्ठ ऐसा है जिस पर 90% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ क्या है? तो ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। इतिहास में बनी हुई एक ये मंजिल है, यानी एक इमारत है, शानदार इमारत। और ये एक ऐतिहासिक यानी इतिहास के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं, जगह होती हैं, उनको देखने के लिए पर्यटक आते हैं, तो उन्हें कहते हैं ऐतिहासिक पर्यटक स्थल। यूनियन कार्बाइड का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है। यूनियन कार्बाइड के बारे में हमने पहले भी अपने जो मॉडल पेपर हल किए उनमें किया था अपन ने। महिला सशक्तिकरण से संबंधित क्या है? कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल है। दहेज निषेध अधिनियम ये भी है, महिला को सशक्त करने के लिए। हिंदू उत्तराधिकार संरक्षण अधिनियम ये भी है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और आपको यहाँ भरना है द, उत्तर सही है तो द भरना है, और अगर ब सही है तो ब, इसमें जैसे द भर देंगे, ऊपर वाले में ए भर देंगे, उससे ऊपर वाले में ए भर देंगे, ऐसे आपको भरते जाना है। अब हम खंड ब को करेंगे। बहुत ही सरलता और सहजता से हम सीखते हुए अपने मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ साथ समझ में आ रहा है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न को देख लेते हैं। मिलान वाले प्रश्न हैं ये। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मराठी अखबार केसरी के संपादक थे। बकरवाल समुदाय है, ये जम्मू कश्मीर में है। विलियम एडम्स कौन थे? स्कॉटलैंड के थे। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। तो ये इस प्रकार से लिखें आप अपनी एग्जाम में, बहुत सुंदर सुंदर लिखें, और पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा, कहीं भी काटने के लिए आपको जगह, एग्जामिनर को कहीं जगह नहीं मिलेगी। जैसे स्टार बनाया और शानदार तरीके से लिख दिया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मौलिक अधिकार यानी मूल जो अधिकार होते हैं, तो मूल अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड है जो नीति निर्देशक तत्वों का है। शहरी समाज के 3 रूप होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? वो विकास जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। होशियारी का मतलब होता है कि किसी को किनारे पे ढकेल दिया गया हो, ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता, उसे कहते हैं होशियारी। किसी व्यक्ति को किनारे कर देना, उसको किनारे ढकेल देना, उसकी कोई परवाह न करना, उसे कहते हैं होशियारी पे रख देना, होशियारीकरण कर देना। और ऐसे में वह अपने किसी जो व्यक्ति है वो चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हों, आधार पे वह चौड़ा होता है बिल्कुल, और ऊपर तीव्रता से वह सकड़ा होता चला जाता है। खंड स होगा, और खंड स में इस प्रकार के प्रश्न होंगे। लघुत्रात्मक वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ब्रिटिश भारत में कितनी प्रेसिडेंसी थी? तो 3 थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। घुमंतु या झूम कृषि की 3 विशेषताएं कौन सी होती हैं? झूम कृषि, घुमंतु कृषि ये आदिवासी लोग करते हैं। और ये करते किस प्रकार से हैं कि झूम कृषि जंगलों में ज़मीन के टुकड़े पर की जाती है, और ये कृषि भूमि तैयार करने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। वहाँ जो भी पेड़ पौधे हों, वृक्ष हों, उनको काट दिया जाता है, वनस्पति होती है उसको जला दिया जाता है, और फिर जो राख होती है उस राख में बीज छिड़के जाते हैं और फसल उगाई जाती है। फिर दूसरी जगह उसको चेंज कर लिया जाता है। इसीलिए इसको घुमंतु, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि ये नाम होते हैं इसके। प्राच्यवादी किसे कहते हैं? तो एशिया की भाषा और संस्कृति का जो ज्ञान रखने वाले लोग थे उन्हें प्राच्यवादी कहा गया। भारत के बाजारों में ब्रिटेन में बने सूती वस्त्रों के आने का क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटेन से सूती वस्त्र भारत के बाजार में आने लगे, तो भारत के बाजार में जो कपड़े बन रहे थे, भारत के जो बुनकर थे, उन पे तो असर पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है।
तो भारत का वस्त्र उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ, बिल्कुल, क्योंकि भारत के 2/3 लोग ब्रिटेन के बने हुए सूती कपड़े को पहनने लगे और भारतीय कपड़ों की मांग कम होने लगी। और जब मांग कम होने लगी तो भारतीय कपड़ों के जो बुनकर थे, बुनते थे कपड़ों को, वो लाखों जो कताई करने वाले लोग थे, वो कामगार थे, वो बेरोजगार हो गए। नाना साहब की किस मांग का अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था? कौन सी मांग थी नाना साहब की? कौन सी मांग थी जो अंग्रेजों ने ठुकरा दी? तो आपको ये भी पता होगा कि नाना साहब कहाँ के क्रांतिकारी थे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि नाना साहब कहाँ के क्रांतिकारी थे। तो नाना साहब ने कंपनी के सामने, यानी अंग्रेजी सरकार के सामने, एक मांग रखी कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह उनकी मृत्यु के बाद उनको खुद को मिलने शुरू हो जाए। पेंशन, जो पेंशन या वेतन मिलता था वो उन्हें मिलना शुरू हो जाए। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया था। बंगाल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी? क्या कारण था? ऐसे 2 कारण बताने। तो बंगाल की जो दीवानी मिली थी, उसके बाद कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व के लिए भारी भरकम टैक्स लगा दिया था, लगान लगा दिया था, और किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। खेती थी वो चौपट हो गई थी। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। कौन से स्रोत हैं ऊर्जा के परंपरागत? तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 प्रमुख स्रोत हैं। और खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जो ईंधन है वो कोयला और जल विद्युत को इसमें शामिल किया जाता है। ये एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी ये ऊर्जा अनवीकरणीय होती है। ये एक बार खत्म होने के बाद दोबारा नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। और इसके निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं, क्योंकि ये हमने ऊपर ही बात कर ली, जीवाश्म ईंधन होता है। तो ये चट्टानों के बीच, धरती के नीचे चट्टान है, चट्टानों के बीच दबती हैं उच्च ताप दाब से, और वहाँ लाखों हजारों सालों में ये बनता है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। तो इनको बनने में बहुत समय लगता है। तो इसका उपयोग अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो इनका उपयोग है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वाणिज्य कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो वाणिज्य कृषि के प्रकार हैं, उनको हम वाणिज्य कृषि, अनाज वाली कृषि, मिश्रित कृषि जिसके साथ हम अनाज और पशुपालन भी करें, कृषि भी करें, यानी अनाज भी बोएं प्लस पशुपालन भी करें, तो वो कृषि कौन सी हो जाएगी? मिश्रित कृषि। और रोपण कृषि, जिसमें जहाँ चाय, कॉफ़ी, रबड़, केला और कपास की फसल उगाई जाती है, तो उसे कहा जाता है रोपण कृषि। सूचना प्रौद्योगिकी जो उद्योग है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग वर्तमान युग का एक उभरता हुआ उद्योग है। इस उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा उद्योग? सनराइज उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्रों में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी तथा भारत का बेंगलोर शहर प्रमुख है। भारत जन आधार योजना, राजस्थान में जन आधार योजना चली हुई है, जो कि 2019 में चली। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। तो राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए, और आम जन यानी गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरलता और सुगमता और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना भी कौन से तरीके से? सरल तरीके से पहुंच जाए, सुगम तरीके से पहुंच जाए, पारदर्शी तरीके से पहुंच जाए। इसके लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई थी। ये हमें पता है कि जन आधार कार्ड बना हुआ है सबका राजस्थान में, और जब किसी को लाभ मिलना हो, वो चाहे स्कूली बच्चे हों या कोई बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, जिसको भी सरकारी योजना का लाभ मिलता है, तो उसका जन आधार अपडेट करवाया जाता है और उसके आधार को जन आधार से लिंक करवाया जाता है, ताकि उसको डीबीटी की जाए, यानी डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाए, उसके खाते में राशि ट्रांसफ़र की जाए, न कि उसको कहीं से नकद दें, वहाँ से थोड़ी राशि मिले या नहीं, सरकार जो भी दे रही है वो सब उसके खाते में आ जाए। तो ये सरल भी है, सुगम भी है और पारदर्शी भी है।
इसके अंतर्गत प्रदेश के निवासी परिवारों का जन आधार कार्ड प्राप्त हो रहा है। सबके पास जन आधार कार्ड है। इस कार्ड को सरकारी योजना और सुविधाओं का लाभ लेने के लिए तो उपयोग करते ही हैं, साथ ही साथ पहचान पते के प्रमाण के रूप में हमें अगर कहीं अपनी पहचान दिखानी हो तो हम उसमें जो एड्रेस है उसको प्रमाण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में विद्यमान लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। लघु उद्योग, छोटे उद्योग जिसमें कम पूंजी लगती है और छोटे स्तर पे ग्रामीण क्षेत्र में लोग आराम से कर सकते हैं। कच्चा माल भी उसमें कम आवश्यकता होती है और आसानी से गांव में मिल भी जाता है कच्चा माल। फिर उसमें पूंजी भी कम लगती है, मजदूर भी कम चाहिए, घर के ही 5-7 सदस्य लगकर उस काम को कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन उद्योगों के सामने भी कुछ समस्याएं वो लिखनी है। तो वित्तीय साधनों यानी गांव में लोगों के पास जो वित्तीय साधन है, धन है, उसकी कमी रहती है, तो वो इस उद्योग को बढ़ा नहीं पाते। कच्चे माल की भी कमी हो जाती है, तो फिर उनको जानकारी नहीं होती कि वो कहीं से माल सप्लाई करवा सकें, और अगर कहीं दूर माल कच्चा माल हो तो उनके पास इतना वित्तीय साधन नहीं होता। बाजार उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी, नज़दीक बाजार नहीं होता, फिर अगर बाजार है तो उसकी गुणवत्ता में भी कमी होती है। उदयपुर चित्र शैली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो उदयपुर चित्र शैली में लाल रंग का विशेष रूप से प्रयोग हुआ। किस रंग का? लाल रंग का। चित्रों की पृष्ठभूमि में एक वृक्ष को दिखाया जाता है जिसका नाम वृक्ष है कदम्ब वृक्ष। हाथी और चकोर पक्षी भी इसमें विशेष रूप से चित्रित किए जाते हैं। लिंगानुपात से हमें समाज की स्थिति का कैसे पता चलता है? कोई समाज है उसका लिंगानुपात यानी महिलाओं की स्थिति है, उसका कैसे पता चलेगा कि उस समाज की स्थिति क्या है? तो लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। यदि समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी और उनका उस समाज में सम्मान होगा, आदर होगा, तो उस समाज में या उस प्रदेश में लिंगानुपात उच्च होगा, यानी महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन यदि वहाँ महिलाओं की स्थिति खराब होगी और उनका सम्मान, आदर सम्मान नहीं होगा, तो उस समाज में लिंगानुपात कम होगा, यानी पुरुषों की संख्या में वहाँ महिलाओं की संख्या कम होगी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राज्य धार्मिक वर्चस्व को रोकने को हस्तक्षेप की नीति क्यों अपनाता है? कोई भी धर्म है वो वर्चस्व में न आ जाए, तो इसके लिए क्या अपनाया जाता है? कौन सा तरीका अपनाया जाता है? वर्तमान में हमारे भी समाज में आसपास चल रहा है, तो उसको भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये मौलिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि ये भारतीय मौलिक अधिकार है और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में हो सकता है, जैसे धार्मिक समुदायों के स्कूल और कॉलेजों में सीमित आर्थिक सहायता प्रदान करना। बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है तो उसे कहते हैं सीमित आर्थिक सहायता। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसे हम कह सकते हैं सीमित आर्थिक सहायता। सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका जो उद्देश्य था वो था गरीब आदमी की मुश्किल को देखते हुए उसे इंसाफ दिलाना, और सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका की व्यवस्था को विकसित किया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी जनहित यानी जनता के हित में याचिका यानी प्रार्थना पत्र, तो गरीब से गरीब आदमी भी सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच सके, इसके लिए जनहित याचिका की व्यवस्था की गई। शोषण से मुक्ति के अधिकार का क्या अर्थ है? तो शोषण से मुक्ति का अधिकार है कि किसी को भी कम मेहनताना यानी कम वेतन देकर काम करने या बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में किन किन अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा मान लिया गया है? तो भारतीय संविधान में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा भी इसमें शामिल है। इन अधिकारों को जीवन का अधिकार का हिस्सा मान लिया गया। और ये संविधान की अनुच्छेद आपको पता हो, ये तो पता ही है आपको कि अनुच्छेद 21 में इसको शामिल किया गया है जीवन के अधिकार के साथ। और 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बालक या बालिका शिक्षा से वंचित ना रहे। 6 से 14 वर्ष तक का प्रत्येक बालक बालिका को
भी शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार प्राप्त है। ये भी आपको पता होगा, क्योंकि 8वीं कक्षा इसी अधिकार में आती है। संसद पे नियंत्रण के लिए नागरिकों की भूमिका को समझाइए। संसद किस प्रकार नियंत्रण करती है? संसद पर नियंत्रण करने के लिए नागरिक क्या कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका है? तो प्रतिनिधियों का चुनाव करने के बाद नागरिकों को अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात की नज़र रखनी चाहिए कि संसद क्या कर रही है। वर्तमान में संसद में गतिरोध है, आप देख रहे होंगे। संसद का बजट सत्र चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा का, और दोनों ही सदनों में काम नहीं हो रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। तो नागरिकों का क्या कर्तव्य है? अगर नागरिकों को लगता है कि जिन सांसदों को हमने चुनकर भेजा है सही काम नहीं कर रहे, तो नागरिकों को उनकी आलोचना करते हुए सरकार में अपनी भागीदारी को दिखाना चाहिए। भारतीय संसद में कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के अंग की बात हो रही है तो भारतीय संसद में 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर सदन पूछा जाए तो 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। संसद के अंग पूछे जा रहे हैं, अंग 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राजस्थान के मानचित्र में निम्न जो जिले हैं इनको भरना है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का दक्षिणी जिला, बूंदी राजस्थान का पूर्वी जिला, नागौर दक्षिणी पूर्वी जिला बूंदी, नागौर राजस्थान का मध्य, ये नागौर भरा हुआ है। अब हम भरेंगे। नागौर बिल्कुल बीच में है और ये अजमेर है, और राजस्थान का हृदय अजमेर कहलाता है, ये ध्यान रखें। लेकिन राजस्थान के बीच में एकदम नागौर है। नागौर से टच कौन कौन से जिले हैं? देखो, ये जयपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ये चूरू है, ये सीकर है, ये चूरू है, ये बीकानेर है, और ये जोधपुर है, और ये अजमेर हमने बता ही दिया। ये थोड़ा सा पाली भी इससे टच है। अब हम बूंदी की तरफ चलते हैं कि बूंदी कहाँ है। तो ये है कोटा, ये बूंदी है, ये बूंदी है, ये कोटा है, ये बारा है और ये झालावाड़ है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले हैं जो कि हाड़ौती के पठार कहलाते हैं। अब हम चित्तौड़गढ़ को ढूंढेंगे। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? तो ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है, ये चित्तौड़गढ़ है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। अपना जो खंड होगा उसमें इस प्रकार के प्रश्न होंगे। इतना फैसले के बाद भी 1857 की क्रांति असफल होने के क्या कारण थे, समझाइए। तो ये 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई, ये अपने नेक्स्ट जो पहले हम वीडियो कर चुके हैं उसमें कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें करेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम पर प्रकाश डालें। वैसे परिणाम वाला भी कर चुके हैं हम, लेकिन फिर भी एक बार कर लेंगे इसको तो दोबारा। तो 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए? तो ये जो क्रांति असफल तो हो ही गई थी, ये तो हमें पता है, और हुई क्यों, उसके परिणाम क्या निकले। तो इस क्रांति की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि राजाओं ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजी सरकार का, और इसीलिए ये क्रांति असफल हो गई थी। तो अंग्रेजों ने फिर इन राजाओं को खुश करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। इनके बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दी गई, और यही नहीं, इनको और भी कई पुरस्कार और उपाधियां दी गई। साथ ही इन राजाओं का जो प्रभुत्व था वो और अधिक बढ़ गया, और जो सामंत वर्ग था उसकी शक्ति को अंग्रेजी सरकार ने बिल्कुल कर दिया गया, यानी समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने अपने जो सैनिक व्यापारिक हितों की पूर्ति थी, सैनिक व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास करने पर जोर दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी और स्वामी भक्त लोगों को तैयार किया जा सके। अब जो नेक्स्ट प्रश्न होगा अपना वो 6 मार्क्स का होगा। इसमें से या तो आप ये करें डीडी बसु के दिशा निर्देशों का वर्णन, या आप करें आपराधिक न्याय व्यवस्था में न्यायाधीशों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। हम ये करने वाले हैं, और 6 मार्क्स हम पूरा
अपनी तरफ करने वाले। न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से, न्यायाधीश यानी जज है वो क्या काम करता है और किस तरीके से करता है, उसकी क्या भूमिका होती है, किसी को सजा देना नहीं देना किस बात पे डिपेंड करता है। तो न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करता है। न्यायाधीश सारे गवाह के पहले बयान सुनता है और फिर जो अभियोजन पक्ष है और एक होता है बचाव पक्ष, एक तो आरोप लगाने वाला और एक बचने वाला। तो बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों के, दोनों पक्षों की तरफ से, अभियोजन और बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं और उसके सामने जो मौजूद बयान और सबूत होते हैं उसके आधार पर कानून के अनुसार, भारत की संविधान में जो कानून है उस कानून के अनुसार न्यायाधीश ये तय करता है कि अपराधी दोषी है, आरोपी जिस पे आरोप लगाया गया वो दोषी है भी या नहीं है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते और जुर्माने का भी प्रावधान करते हैं, उसे जेल भी भेजा जाता है। लेकिन अगर वो अपराधी नहीं है तो उसे बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है। अपक्षय किसे कहते हैं और भूमि के संरक्षण की आवश्यकता को समझाइए। तो अपक्षय तापमान परिवर्तन या पौधों या प्राणी या मनुष्य का कोई भी क्रियाकलाप के कारण चट्टानें टूटती हैं तो उसे कहते हैं अपक्षय। भूमि संरक्षण की आवश्यकता के कारण कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। तो भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण भूमि का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भूमि मनुष्य रहेगा, आवास बनाएगा तो भी भूमि पे, कृषि करेगा, कार्य तो भी भूमि पे ही कर सकता है, इसलिए भूमि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जनसंख्या निरंतर बढ़ती है, भूमि बढ़ नहीं सकती, भूमि तो है वो ही रहेगी, क्योंकि भूमि को हम बढ़ा नहीं सकते। और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोग वनों को भी नष्ट करते हैं। लोगों के पास आवास की जगह नहीं होती तो जंगलों को नष्ट करते हैं, कोई उद्योग लगाना हो तो जंगलों को नष्ट किया जाता है, जिसके कारण पारितंत्र असंतुलित हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन क्या है और इसके कौन कौन से उद्देश्य थे, इसके अंतर्गत कौन से कार्य किए गए। तो स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी यानी अपने देश के लिए, इसका भाव तो क्या है, अपने देश के लिए, अपने देश में बने हुए उत्पाद, अपने देश में बने हुई चीज़ें के प्रति एक आदर और सम्मान का भाव स्वदेशी कहलाया। लेकिन ये स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था और उसके बाद ये शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। ये विदेशी सरकार और विदेशी वस्तुओं, विदेशी सरकार का भी, विदेशी सरकार और विदेशी वस्तु दोनों का बहिष्कार था। स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया इसे। इसका प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, राष्ट्रीय शिक्षा को महत्व देना, भारतीय भाषा को महत्व देना, स्वदेशी भारतीय उद्योगों को समर्थन देना। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत किए गए कार्य कौन से हैं? विदेशी कपड़ों, शक्कर और अन्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना, उनको जला देना और इन विदेशी कपड़ों की होली जलाना, अपने देश में बनी हुई वस्तुओं के उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करना। का जो अथवा वाला प्रश्न है उसको भी कर लेते हैं। आपके सामने जो भी आपको अच्छे से प्रश्न आ रहा हो उसी का उत्तर कर दें आप। आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के प्रमुख नेता कौन से थे? दांडी मार्च के बारे में आप क्या जानते हैं? 6 मार्क्स का होगा, करना आपको एक ही है, जो भी आपको अच्छा आ रहा हो वो ही कर दें। अच्छे से सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको लिखना है, ऐसे स्टार बनाना है, पॉइंट बनाना है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के नेता थे, यानी आमूल परिवर्तनवाद का मतलब होता है अचानक से कोई परिवर्तन करना, क्रांति करना। क्या करना? क्रांति करना, मतलब अचानक से परिवर्तन कर देना, तुरंत स्वतंत्रता चाहिए। वो नेता कौन से थे? विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। लाल, बाल, पाल के नाम से ये प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? लाल, बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। लाल, बाल और पाल। अब हम दांडी मार्च के बारे में देखेंगे कि दांडी मार्च क्या था। नमक आंदोलन क्या था? इसका दूसरा नाम नमक आंदोलन भी है, इसका एक नाम और है, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी और उनके अनुयायियों ने साबरमती आश्रम से, जो कि गुजरात में है साबरमती आश्रम, 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक
पैदल चलकर गए और वहाँ 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़कर समुद्र तट पे जो बिखरा नमक पड़ा था उसको इकट्ठा करके और नया नमक बनाकर सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस घटना का नाम है दांडी मार्च और इस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। विनयपूर्वक किसी कानून की अवहेलना करना, इस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये गांधी जी के नेतृत्व में चला कब? 1930 में। तो ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हमने 8 नंबर का किया। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी सूचना हो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, और वह आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन दबा लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, खुद भी पढ़ें, दूसरों के पढ़ने में मदद करें, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। खुद भी पढ़ें, व्यक्तिगत रूप से पढ़ें और दूसरों को पढ़ने में मदद करें। बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, ज़्यादा मोबाइल यूज ना करें, फेसबुक, सोशल मीडिया बेटा आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। गेम तो बिल्कुल भी नहीं खेलना है। मोबाइल को सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करना है। थैंक यू।